ग्लैंड इज थाइमस. बेटा थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है विच इज लोब्ड ग्लैंड है, एंड ये प्रेजेंट है बिल्कुल हमारी छाती की हड्डी या जो चेस्ट बोन या स्टर्नम है उसके ठीक पीछे. इट इज प्रेजेंट बिहाइंड sternum but in front of our heart. राइट इसे कहा गया थाइमस. बेटा जो थाइमस ग्लैंड है ये भी एज के साथ में रिग्रेस करता है. सो इट रिग्रेसेस विद एज. मतलब इतना रिग्रेस करेगा कि जैसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाएंगे ये बहुत ही छोटा हो जाएगा. राइट. सो इट इज ऑलमोस्ट डिमिनिश्ड इन ओल्ड एज. और ये बेटा इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यही रीजन है कि जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाती है. राइट. क्योंकि डिमिनिश कर रहा है विद एज, इसलिए कह सकते हैं कि इट फॉलोज इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एजिंग. या एज के साथ में इम्यूनिटी वीक होती चली जाएगी, ऐसी जो थ्योरी है इसने उसको डेफिनेटली फॉलो किया कि भाई एज बढ़ रही है, इम्यूनिटी पुअर हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि थाइमस डिक्रीज कर रहा है, रिग्रेस करता जा रहा है. आई होप इट इज क्लियर. बेटा इसका फंक्शन क्या है? व्हाट आर इट्स फंक्शंस? नॉट फंक्शन, सीधा मैं हार्मोन ही बताती हूँ. हार्मोन के फंक्शन पढ़ लेते हैं. सो व्हाट आर द हार्मोन्स? और इनफैक्ट सिंगल हार्मोन ही पढ़ने की जरूरत है आपको. द हार्मोन रिलीज्ड बाय थाइमस इज कॉल्ड थाइमोसिन. राइट. और क्या करता है ये थाइमोसिन? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थाइमोसिन? बेटा थाइमोसिन का सबसे पहला फंक्शन है ये रेगुलेट कराएगा हमारी इम्यूनिटी को. और इसी वजह से जो ये हमारा थाइमस है इसे एक बड़ा ही प्यारा सा पेट नेम मिला. इसे कहा जाता है हमारी इम्यूनिटी का सिंहासन, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी. राइट. सो कर क्या रहा है थाइमोसिन? बेटा थाइमोसिन का मेन फंक्शन है ये हार्मोन हेल्प करता है. देखो ये चीज अगर याद हो तो मैं आपको लिम्फोसाइट्स या स्पेशलाइज्ड सेल्स बताए थे कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बी सेल, टी सेल. दोनों ही लिम्फोसाइट्स या दोनों ही टाइप के सेल्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं. पर बी सेल मेच्योर हो जाता है बोन मैरो में और टी सेल या टी लिम्फोसाइट मेच्योर होता है थाइमस में. राइट. सो दिस थाइमोसिन एक्ट्स ऑन दोस टी सेल्स और मेच्योरिटी या डिफरेंशिएशन के लिए, बेसिकली टी सेल्स की मेच्योरिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है. राइट. सो थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर maturity of T cells or T lymphocytes. राइट बेटा. इसलिए मैं कह सकती हूं कि डायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को. और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वही आगे चल करके HMR यानी ह्यूमन मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी ये अफेक्ट करेगी. इज दैट क्लियर बेटा? आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पार्ट. कई बार थाइमस रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं. थाइमस का ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से इन थाइमोसिन जो थाइमोसिन हार्मोन है दैट कैन इंक्रीज, और उसकी वजह से कई बार टी लिम्फोसाइट्स नंबर में इंक्रीज कर जाते हैं. दैट कॉजेज अ डिसऑर्डर. आई होप इट इज क्लियर. We'll be talking about the disorder at later stages. यहाँ तक जो चीज पढ़ानी है वो समझ में आ रही है बेटा? So we are done with another gland that was thymus. Now let's move on to the next gland जिसका नाम है pancreas. बेटा pancreas एक
एंडोडर्मल ग्लैंड है, राइट। लोकेशन में आपको ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुकी हूँ। ये लीफ शेप्ड ग्लैंड है और स्टमक के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। इट हैज गॉट टू पार्ट्स। एक पार्ट वो जिसमें डक्ट प्रेजेंट है जो कि पैंक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करेगा, एंड द अदर पार्ट इज द वन व्हिच इज विदाउट डक्ट, दैट मींस द डक्टलेस पार्ट, एंड दैट डक्टलेस ग्लैंड पार्ट सिक्रीट्स दोस हार्मोन्स, राइट। सो इस वजह से इसको कह सकती हूँ कि ये एक मिक्सोक्राइन, मिक्स टाइप का ग्लैंड है, right? It's a myxocrine gland, right? So myxocrine gland का मतलब हुआ which has got दोनों टाइप के glands which has two parts. One is exocrine in nature and other one is endocrine. बेटा एक्सोक्राइन इसका 99% पार्ट है और इसे नाम दिया जाता है एसिनी, एंड दिस एसिनी secretes pancreatic juices, राइट। और ये जो जूसेस हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सर्टेन डाइजेस्टिव मेजर्स, यानी हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है उसमें मदद करने वाले होते हैं ये पैंक्रियाटिक जूसेस। वहीं पर एंडोक्राइन पार्ट इज जस्ट 1% पार्ट, अप्रोक्सीमेटली 1% पार्ट, और इसे नाम दिया जाता है, जस्ट अ मिनट बेटा, इसे नाम दिया जाता है islets of Langerhans, right? These islets of Langerhans has got 4 types of cells. कौन कौन से? अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी, राइट। हर सेल से अलग अलग टाइप का हार्मोन रिलीज होगा एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज हार्मोन्स हियर। हम बात कर लेते हैं इसके हार्मोन्स की। राइट बेटा, सबसे पहले अल्फा सेल से मिलने वाले हार्मोन की बात की जाए। अल्फा सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन, राइट। ये ग्लूकागॉन क्या करेगा बेटा? ग्लूकागॉन एक कैटाबॉलिक हार्मोन है, राइट। ये क्या कराएगा बेटा? ये कॉज करेगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस, लिपोलाइसिस, लिपिड्स को तोड़ेगा, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसे तोड़ेगा, और इन सब के जरिए ये इंक्रीज कर देता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, राइट। दैट मीन्स इट इज एंटागोनिस्टिक और ऑपोजिट टू इंसुलिन, antagonistic to hormone called insulin, या इसको हम सीधा कह सकते हैं कि ये डायबिटीज कॉज कराएगा, डायबिटोजेनिक। अगर ये बढ़ा तो पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है क्योंकि ब्लड शुगर इंक्रीज हो गया। गॉट दैट? बेसिकली इम्बैलेंस की वजह से यहां पर क्रिएट होगा, ये ज्यादा हुआ और इंसुलिन कम है तो डायबिटीज होगा, क्योंकि डायबिटीज जो है वो प्राइमरीली इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, राइट। द सेकेंड टाइप ऑफ सेल, बीटा सेल मैं लास्ट में पढ़ा रही हूं, इज डेल्टा सेल्स,
सॉरी दीज आर डेल्टा सेल्स. डेल्टा सेल्स जो हैं बेटा ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन कॉल्ड somatostatin, that is GHIH, growth hormone inhibiting hormone, that is also secreted by our pituitary, right? ये सोमैटोस्टैटिन यहां पर करेगा क्या? काम तो वही है, सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करवाना है इसे. यहां पर इसका फंक्शन है इनहिबिट करने का अल्फा एंड बीटा सेल्स से होने वाले सिक्रीशन को. गॉट दैट? द थर्ड थर्ड टाइप ऑफ सेल्स आर पीपी सेल्स. ये सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक, इसीलिए नाम ऐसा है इनका, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. और ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ही रेगुलेट करते हैं रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस, एंजाइम्स, राइट? सो दिस हार्मोन regulates release of pancreatic enzymes. Got that? Now we're moving on to the last type of pancreatic cell. सबसे important cell यही है बेटा. So the last type of pancreatic cell here is बीटा सेल. इनफैक्ट बीटा सेल्स बोलना चाहिए. बीटा सेल्स जो हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन. इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी जितना हो सकेगा चीजों को बनाएगा, राइट? सो ये प्रोमोट करता है glycogenesis both in liver and in muscles, ताकि लिवर में स्टोर हो जाए और मसल्स ग्लाइकोजन को यूज कर सकें. इसके साथ ही साथ ये प्रोमोट करता है सेल्यूलर अपटेक ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ताकि ब्लड में ग्लूकोज बचे ही नहीं, सेल्स उसको यूज कर लें और ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो जाए. साथ ही साथ ये कराता है लाइपोजेनेसिस, यानी लिपिड का फॉर्मेशन इन आर एडिपोज सेल्स. और यही रीजन है बेटा कि कई बार डायबिटीज की वजह से, जो डायबिटीज जनरली मोटे लोगों में देखने को मिलती है और उनमें फैट डिपोजिशन होता है एडिपोज सेल्स में, तो प्राइमरीली ये लिवर, मसल और एडिपोज सेल्स पर काम कर रहा है. इन तीनों चीजों से इसने क्या किया बेटा? इन तीनों फंक्शन से इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज. गॉट दैट? ये जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है इसके बारे में डिटेल में कि कितनी अमीनो एसिड से बना है ऑल दैट विल बी कवर्ड अंडर बायोटेक. मैं जनरल बता देती हूँ बेटा आपको कि इसे बनाने के लिए इसे हमारी बॉडी में एक प्रीकर्सर के फॉर्म में या प्रो इंसुलिन के फॉर्म में रिलीज किया जाता है, और जब ये टारगेट सेल के पास पहुंचता है तो इसकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन रिमूव हो जाती है और ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है, और तभी जाकर के टारगेट सेल्स पर, जो टारगेट सेल्स हैं यहाँ पर लिवर सेल्स हुए, एडिपोज सेल्स हुए एंड मसल्स हुई, उनके ऊपर ये एक्ट करेगा. गॉट दैट? कई बार इसकी कमी से बहुत ही मेजर डिसऑर्डर हो सकता है, राइट? सो वी टॉकिंग अबाउट द डिसऑर्डर रिलेटेड विद beta cells of Langerhans,
बेटा बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलेटेड डिसऑर्डर को नाम दिया जाता है डायबिटीज मेलाइटस। बेटा डायबिटीज मेलाइटस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं DM, राइट। डायबिटीज मेलाइटस दैट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन हो सकता है इंसुलिन का, या हो सकता है सेल सेंसिटिव ही ना हो इंसुलिन के लिए। दिस डायबिटीज मेलाइटस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं बेटा? डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट एंड डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकेंड। डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट को हम IDDM या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। वहीं पर DM सेकेंड को कहा जाता है NIDDM, that means non insulin dependent diabetes mellitus. What is the difference? बेटा जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 है, यहां पर इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों बेटा? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कॉजेज हैं, सबसे पहला देयर कुड बी कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स है ही नहीं तो इंसुलिन डेफिनेटली बाहर से देनी पड़ेगी आपको। ट्रोमैटिक डैमेज ऑफ बीटा सेल्स, कोई चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ, बीटा सेल्स सारे खत्म हो गए। ड्रग इंड्यूस्ड, कोई डैमेज हुआ, कोई दवाई दी गई जिसने बीटा सेल्स को खत्म कर दिया, फॉर एग्जाम्पल बाय ड्रग कॉल्ड एलोक्सिन, राइट। So these all can be the cause of IDDM. तो यहां पर ऑलरेडी बीटा सेल्स जो हैं वो डैमेज्ड हैं या हैं ही नहीं। सो ओवरऑल इन सभी केसेस में हमें एक्सटर्नली इंसुलिन सप्लाई करवानी पड़ेगी, राइट। सो हियर इंसुलिन is required to be injected in target cells. टारगेट सेल है एडिपोज सेल्स। तो पेट में या जो थाई की एडिपोज सेल्स है, वहां पे खूब सारे एडिपोज सेल्स है क्योंकि मोटे पार्ट है ना हमारे, तो वहां पे इंजेक्ट कराया जाता है इन एडिपोज सेल्स। काफी सारे बच्चे सवाल लेके आएंगे मैम इंसुलिन खा क्यों नहीं ली? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है बेटा। अगर आप इसे खाएंगे तो स्टमक में पहुंचते ही ये टूट जाएगा। गॉट दैट? सॉरी, आई एम ऑल स्वेटी बिकॉज आई हैव टू स्विच ऑफ माय फैन हियर। NIDDM जो है बेटा, दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये जनरली देखा जाता है, पहले इसका मैं कॉज बता दूं। इसका कॉज है, पहला कॉज हो सकता है बेटा इंसुलिन के अमाउंट में डिक्रीज, और दूसरा इंसुलिन के लिए इनसेंसिटिविटी। तो ऐसा नहीं कि बचपन में ही हो जाएगी, एज के साथ होती है। सो दिस टाइप ऑफ DM यूजुअली develops with age। मिडिल एज लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है ये कंडीशन, एंड इसे ट्रीट किया जाता। अब इंसुलिन तो है ही ना, कम हुआ है, या तो या फिर इनसेंसिटिविटी है, तो दोनों ही कंडीशन में जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल है उसे ट्रीट करने के लिए
हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दी जाती हैं। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दी जाएंगी जो कि डिक्रीज कर देंगी ब्लड ग्लूकोज लेवल को। बट ऐसा नहीं कि इसमें इंसुलिन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार अगर कंडीशन कंट्रोल में ना हो तो इस कंडीशन में भी इंसुलिन लेटर स्टेजेस में रिक्वायर्ड होती है, दो इनिशियली इट कैन बी इजीली टैकल्ड विद द हेल्प ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, राइट? सो नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डीएम या डायबिटीज मेलाइटस? सबसे पहला सिम्टम तो दिख ही रहा है बेटा, यहां पर होगा हाइपर ग्लाइसीमिया। दैट मीन्स पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। सेकेंड वन, जब ग्लूकोज तो हाई है पर सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो सेल लगातार भूखे होंगे और इसी वजह से पेशेंट को बार बार भूख लगेगी। दैट कॉजेस पॉलीफेजिया। दैट मीन्स इंक्रीज्ड एपेटाइट और इंक्रीज्ड हंगर, राइट? इतना सारा ग्लूकोज बॉडी में डिपॉजिट है, बॉडी चाहेगी उसे निकालने का, तो इसलिए बार बार प्यास लगेगी। इट कॉजेस पॉलीडिप्सिया। दैट मीन्स इंक्रीज्ड थर्स्ट। खूब सारा पानी पिया पेशेंट ने तो बार बार उसे यूरिनेशन होगा, इनफैक्ट ज्यादा अमाउंट में भी यूरिनेशन होगा। इट कॉजेस पॉलीयूरिया, राइट? सो 3P यहां देखने को मिलेगा, राइट? सो इंक्रीज्ड यूरिन अमाउंट और यूरिन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी बेटा। दैट मीन्स इट कॉजेस डाययूरेसिस, increased urine frequency, right? कई बार स्पेशल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी बेटा? देखो, अगर मान लो किसी डायबिटिक पेशेंट को चोट लगी तो वो चोट हील करने में टाइम लेगी क्योंकि ब्लड में खूब सारा शुगर है। अब बैक्टीरिया अगर उस चोट के रास्ते एंटर कर गया तो बैक्टीरिया की तो पार्टी हो गई ना। तो बैक्टीरिया जो है वो तब तक पार्टी करेगा जब तक उसे ग्लूकोज खूब सारा मिल रहा है। सो यहां पर वुंड्स की मिलेगी डिलेड हीलिंग, देर से हीलिंग होगी। इतनी डिलेड होगी कि कई बार घाव जो है वो नासूर बन जाएगा, इट वोंट हील प्रॉपरली, सो इट कॉजेज गैंग्रीन। इसके अलावा कई बार किडनीज डैमेज हो सकती हैं, इतना सारा ग्लूकोज निकाल निकाल करके द सेल्स कैन बी डैमेज, वहां पे ग्लूकोज डिपोजिशन है। इट कैन कॉज नेफ्रोपैथी, दैट मीन्स किडनी डैमेज। कई बार ब्रेन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार रेटिना भी खराब हो सकता है, इट कॉजेज रेटिनोपैथी टू, राइट? सो ये जो डायबिटीज मेलाइटस है बेटा, इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट का तरीका है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो सबसे पहली चीज, लाइफस्टाइल को सुधारा जाए। सो इसका ट्रीटमेंट है बाय इंप्रूविंग लाइफस्टाइल, राइट? हाउ डू दे इंप्रूव द लाइफस्टाइल? You must be thinking कि मैंने fan क्यों ऑफ किया, because my AC isn't working properly and fan creates a lot of noise here, right? So coming back to the topic, by improving lifestyle, lifestyle कैसे improve किया जाएगा बेटा? By improving diet, exercise की जाएगी, right? सोने जागने का पैटर्न ठीक किया जाएगा, मोटापा कम किया जाएगा। सो पेशेंट्स एक्सरसाइज करें, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा मेडिकेशन थर्ड पार्ट है इसका। बट कई बार मेडिकेशन से कई मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, जैसे पूछा जाता है व्हाट इज इंसुलिन शॉक।
बेटा हाइपरग्लाइसीमिया से बुरा है बॉडी में शुगर की कमी होना, क्योंकि ब्रेन के पास अगर थोड़े से टाइम के लिए भी अगर शुगर नहीं पहुंची तो ब्रेन कैन डाई. सो व्हाट इज इंसुलिन शॉक? वो ये तब होता है जब एक पेशेंट ले लेता है इंसुलिन शॉट जस्ट आफ्टर एक्सरसाइज किया तो उसने बॉडी में जितना भी ग्लूकोज था उसे यूटिलाइज करा दिया. खाने में ग्लूकोज यानी चीनी तो वैसे खा ही नहीं रहे, पेशेंट्स अवॉइड करते हैं ऐसे पेशेंट. सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सडन हाइपोग्लाइसीमिया होगा, एंड द सडन हाइपोग्लाइसीमिया कैन कॉज डेथ ऑल्सो. राइट. सो इस हाइपोग्लाइसीमिया से बचने का तरीका क्या है बेटा? कि पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप ग्लूकोज या चीनी की एक पुड़िया अपनी पॉकेट में जरूर रखें. राइट. सो विद दिस वी आर डन विद वन मोर इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट वाज पैनक्रियाज. बेटा जीआईटी रिलेटेड हॉर्मोन्स मैं ऑलरेडी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुकी हूं, सो देयर इज नो पॉइंट रिपीटिंग इट हियर. यू कैन रेफर टू माय previous lecture on digestive system. I can leave the link in the description box, right? So you can refer there. So with this, we are done with a major gland that was pancreas.